हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में आज हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। और यूजी नेट के आपके फॉर्म आ चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं अब। और तैयारी अच्छी तरीके से शुरू कर दीजिए यूजी नेट की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। यानी इस भारतीय संविधान में कौन सा मूलतः नहीं था। निःशुल्क कानूनी सहायता, पर्याप्त जीविका साधन का नागरिकों का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और गाय बछड़ों के वध करने पर प्रतिबंध। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, निःशुल्क कानूनी सहायता। देखिए, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। इसे संविधान के 42वें संशोधन, कौन से 42वें संशोधन, ठीक है, 42वें संशोधन 1976 में जो हुआ था 1976 के माध्यम से अनुच्छेद कौन सा, ठीक है, आर्टिकल 39A। ठीक है, तो 39A के अंतर्गत एक सामान्य न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता के रूप में उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। वैज्ञानिक स्वभाव मानवतावाद का विकास, बी ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सी है उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को जो है प्रेरित किया, और अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों की बात अनुच्छेद 51, ठीक है, ठीक है, के तहत की गई है। और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य जो है। और जो 11वां कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया है, और जिसमें कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को माता पिता का दायित्व बनता है कि वो उन्हें निःशुल्क जो है शिक्षा अनिवार्य उनके लिए करें। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, जो सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल संविधान में संशोधन के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय द्वारा, या डी है संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपात जो है राष्ट्रपति द्वारा जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब। ठीक है, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है और राष्ट्रपति वह घोषणा कर सकता है कि मूल अधिकारों को या उनमें से किसी एक या अधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार निलंबित रहेगा, किंतु अनुच्छेद 359, ठीक है, में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है, 20 सारे अधिकार निलंबित हो सकते हैं राष्ट्रीय आपात स्थिति में, और जो है लेकिन 20 व 21 जो जीवन का अधिकार है, और ये जो है निलंबित नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 20-21 को छोड़ के, और सारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं, मूल अधिकार जो भी हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, मंत्री परिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, 3, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 80। सामूहिक उत्तरदायित्व, तो जैसा कि प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 75-3, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75-3 प्रावधान करता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन यानी लोकसभा, ठीक है, के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। ए है स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करता है, ये उसके अधीनस्थ होता है, और बी है स्थानीय सरकार राज्य सरकार से स्वतंत्र है, सी है स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, और डी है स्थानीय शासन राष्ट्रीय हित के कार्य संपन्न करता है। राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करते हैं, उसके अधीनस्थ होता है।
ठीक है, जैसा कि स्थानीय शासन राज्य सूची की प्रविष्टि 5 में आने वाला विषय है और इसलिए संसद को इस बारे में विधि बनाने की शक्ति इस बारे में नहीं है। ठीक है, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन जिसके अंतर्गत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही है, ठीक है, ये राज्य का विषय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा जो सही नहीं है। बाकी स्थानीय सरकार राज्य सरकार से स्वतंत्र है, स्थानीय जो है अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, स्थानीय राष्ट्र हित में संपन्न करता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 11, अनुसूची 12। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 74वें संविधान संशोधन से भारतीय संविधान का भाग 9 तथा 12 12, ठीक है, 12वीं अनुसूची, ठीक है, 9 ए तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 कारमदों का उल्लेख शहरी स्थानीय शासन के लिए है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में गांव तथा जिला, ये ऑप्शन है गांव तथा जिला स्तर पर पंचायती राज की द्विस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान है। बी ऑप्शन है गांव विकास खंड तथा जिला स्तर पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान है। सी है गांव तथा विकास खंड पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान है। डी है विकास खंड तथा जिला स्तर पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान है। ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, गांव विकास खंड तथा जिला स्तर पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय, ये ध्यान रखना आपको, संस्थाओं का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन जो है ये संशोधन में, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित है ये, और इस संशोधन में पंचायतों राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा इन्हें मिला और एक त्रिस्तरीय प्रणाली गांव ग्राम पंचायत, प्रखंड में पंचायत समिति तथा जिला में जिला परिषद की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का, ठीक है, और एक है होगा, ठीक है, यहाँ पे है होगा, और ग और घ अनुच्छेद। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 घ। तो पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थान के आरक्षण का प्रावधान जो है इसमें है, किसमें? अनुच्छेद 243 घ में। ठीक है, 9 क्वेश्चन है सार्क दक्षिण जो है प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे इसके? ये पहला पॉइंट है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के गतिवर्धन द्वारा दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि। दूसरा पॉइंट है अन्य विकासशील देशों से सहयोग सुदृढ़ करना। थर्ड है अन्य क्षेत्रीय संगठनों से सहयोग सुदृढ़ करना, और फोर्थ है क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिवृद्धि। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, ये नहीं है। तो सार्क का गठन जैसा कि 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। कब? 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 1985 को कहां पे हुआ था? ढाका। ठीक है, और दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, और दक्षिण एशिया के 7 पड़ोसी देशों ने क्षेत्रीय सहयोग की जो है ये शुरुआत की, और यह एक आर्थिक विकास के लिए संगठन है। किस विकास के लिए? आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, और इनके अन्य उद्देश्य हैं दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, जो दक्षिण एशिया के देश हैं। ठीक है, और सामान्य हित के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग। ठीक है, इंटरनेशनल जो मंच है उस पे आपसी
सहयोग, ठीक है, मजबूत करना और आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, ठीक है, विश्लेषण करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? इकोवास, ओएस, आसियान, सार्क, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि इकोवास, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, इको, ठीक है, वास, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। फिर ओएस की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जो है आर्थिक विकास तथा राजनीतिक विचार सुधारों के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद आसियान की स्थापना हुई थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 8 अगस्त, ठीक है, 1967, ठीक है, 1967। और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था आसियान का दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना, ठीक है, आर्थिक प्रगति को। और सार्क 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985, अभी हमने पिछले क्वेश्चन बात की थी, ठीक है, 1985 को हुई थी, ठीक है। और ओएस की स्थापना भी आर्थिक विकास और राजनीतिक सुधारों के लिए हुई थी। इसका भी स्थापना आर्थिक विकास तथा राजनीतिक सुधारों के लिए हुई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, जो जो क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, नव उदारवाद ने सर्वाधिक बल किस पर दिया? संघर्ष की अपरिहार्यता पर, गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका का महत्व, द्विध्रुवीय विश्व में शक्ति तथा राष्ट्रीय हित का महत्व, डी है राज्यों के बीच संघर्ष को कम करने में राष्ट्रीय संस्थानों का महत्व। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नव उदारवाद का कथन है कि संस्थान चाहे राष्ट्रीय संस्थान हो या सामाजिक संस्थान हो, ठीक है, सामाजिक संस्थान विभिन्न राज्यों के मध्य संघर्ष को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, जिसे जटिल अन्यायोचित के नाम से जो है जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्यों के बीच संघर्ष कम करने में राष्ट्रीय संस्थानों का महत्व। नव उदारवाद ने सर्वाधिक बल इस पर दिया है, ठीक है। विस्तार से जानने के लिए जरूर इंटरनेशनल रिलेशन के जो मैं यूनिट 5 पढ़ा रही हूँ उसको वीडियो को जरूर देखें। राजनीतिक विश्लेषण के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांतों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है मरीन लेवी को, रॉबर्ट मर्टन को, डेविड ईस्टन को, ग्रेवियल आमंड को। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रेवियल आमंड। आमंड तथा पावेल ने तुलनात्मक राजनीति में संरचना तथा प्रक्रियात्मक पद्धति को अपनाया और यह राजनीतिक व्यवस्था अनेक संरचनाओं का मिश्रित रूप है जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ठीक है। और इस तालिका द्वारा आमंड की संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण को सरलता से समझा जा सकता है, ग्रेवियल आमंड, ठीक है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राजनीतिक विकास के लक्षणों को लुसेन पाई ने वर्णित किया है प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक, आधुनिक, सहभागी तथा राष्ट्रवादी, समानता, क्षमता एवं विभिन्नता, राजनीतिक एकीकरण, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय कल्याण, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, समानता, क्षमता एवं विभिन्नता। तो लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, क्या पुस्तक थी इनकी? पॉलिटिकल जो है कल्चर
ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबद्ध किया, और उन्होंने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबद्ध किया। क्या किया इन्होंने? इनकी पुस्तक किसकी? लुसियन पाई की। ठीक है, लुसियन पाई की पॉलिटिकल पुस्तक ये जो है कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास को क्या किया? राजनीतिक, ठीक है, विकास, डेवलपमेंट, विकास को जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबद्ध किया, और उन्होंने राजनीतिक विकास को क्या किया? राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबद्ध किया, और उन्होंने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए। ठीक है, विभिन्नता, समानता एवं क्षमता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है, और शासन प्रणाली आवश्यक हुआ। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथक्करण, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व, संघात्मक शासन प्रणाली, शक्तियों का केंद्रीकरण, एकात्मक शासन प्रणाली, प्रशासकीय विधि। राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व। बी का 1 शक्ति पृथक्करण, सी का 4 प्रशासकीय विधि, डी का 3 संघात्मक शासन प्रणाली, प्रशासकीय विधि, एकात्मक शासन प्रणाली, शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों की सत्ता केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त होती है, मौलिक होती है, संविधान द्वारा प्रदत्त होती है, जनता द्वारा प्रदत्त होती है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ए। एकात्मक शासन व्यवस्था में अस्थायी निकायों की सत्ता केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। ठीक है, जीन ब्लॉडेन के अनुसार, ठीक है, जीन ब्लॉडेन के अनुसार एक एकात्मक राज्य में केवल केंद्रीय संस्था वैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र होती है, और अन्य सभी संस्थाएं केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ होती हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि एक एकात्मक राज्य में केवल केंद्रीय संस्था वैधानिक स्वतंत्र होती है, और अन्य सभी जो संस्थाएं होती है किसके अंडर में होती हैं? केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ होती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ये हो जाए, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त होती है। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरकारी व्यवस्थाओं में से किसका शासनात्मक विधायी का एक आवश्यक लक्षण है? संसदीय व्यवस्था का, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का, संघीय व्यवस्था का, एकात्मक। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था में इकाइयों को उच्च सदन में प्रतिनिधित्व मिलता है। जैसे भारत में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है, राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं, वैसे ही अमेरिका में 50 राज्यों में प्रत्येक के 2 प्रतिनिधि और उच्च सदन सीनेट में जो होता है प्रतिनिधित्व देते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय व्यवस्था का। ठीक है, नेक्स्ट है, सहभागी जनतंत्र निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है? विकेंद्रीकरण की, सुविधा वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व की, सक्रिय नागरिकता की, राजनीतिक जवाबदेही की। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सक्रिय नागरिकता की। सहभागी जनतंत्र के जनक जीन जैक्स रूसो को माना जाता है। ठीक है, रूसो को, और जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र उचित नहीं है, क्योंकि संप्रभुता का निवास किसमें होता है? जनता में होता है, और संप्रभुता अदेय है, यानी किसी को दी नहीं जा सकती। ठीक है, तथा जो है सहभागी प्रजातंत्र के उदाहरण के तौर पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्विट्जरलैंड में जनमत के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। 18 क्वेश्चन है, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यपालिका का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है, कही जाएगी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र,
लोक जनतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र। और राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जन संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र। देखिए, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका में निकटतम पारस्परिक जो है उनका आपस में संबंध होता है, रिलेशन होता है। और इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। और विधान बेज हार्ट कहते हैं, कौन? बेज हार्ट। बेज हार्ट कहते हैं कि अध्यात्मक प्रणाली की सबसे विशेषता विधान पालिका और कार्यपालिका का एक दूसरे से स्वतंत्र होना है अध्यात्मक शासन प्रणाली में, जबकि संसदीय जो प्रणाली है, ठीक है, इसमें इन दोनों अंगों का समागम होता है। ठीक है, अध्यात्मक प्रणाली में क्या होता है, एक दूसरे से कार्यपालिका और विधायिका क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, लेकिन इसमें संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, संसदीय प्रणाली में इन दोनों अंगों का समागम होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है कि संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं का प्रतिपादन करने वाला प्रथम था जॉन लॉक, हॉब्स, बेंथम, जेएस मिल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक 1632-1704 तक इसका था वो। ठीक है, 1704 तक रहा। उदारवाद का इसे जनक कहा जाता है, मैंने कई बार बताया है। जॉन लॉक को उदारवाद का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं इसे। और उन्होंने राजनीतिक सत्ता को जनता की सहमति पर आधारित माना। किस पर मांगा? जनता की सहमति पर राजनीतिक सत्ता को आधारित माना। ठीक है। और इसे सत्ताधारियों के हाथों में जनता की अमानत घोषित किया, यानी सत्ताधारी को हाथों में जनता की उन्होंने क्या घोषित किया, अमानत। और लॉक ने उस सरकार के खिलाफ बगावत का भी इन्होंने उचित ठहराया, यानी बगावत करनी चाहिए अगर सरकार उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है तो उसको उचित ठहराया जो जनता की अमानत के साथ हेराफेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सही ठहराया है अगर जो है शासक जो है जनता के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जनता को बगावत करनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांत लोकतंत्र का नहीं है? अमानता, विधि का शासन, बहुमत का शासन, स्वतंत्र जो है लोक न्यायपालिका। राइट ऑप्शन साफ साफ अमानता हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, न कि असमानता। सबको लोकतंत्र में समान अधिकार दिए जाते हैं, समान उनको राइट्स दिए जाते हैं। तो यह वयस्क मताधिकार तथा एक व्यक्ति एक मत पर आधारित सिद्धांत होता है, एक व्यक्ति एक मत। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, अमानता। और विधि का शासन, बहुमत का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि लोकतंत्र के लक्षण हैं। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।